Hello students, a very good afternoon to all. This is the second video lecture related with the Ascidian tadpole larva and its metamorphosis. In first lecture, we have discussed about the Ascidian tadpole larva, its structure, how it is developed, and in this video lecture, we will discuss about its metamorphosis. ये हम पहले पिछले वीडियो में ये हमने समझा था कि एसिडियन टेडपोल लार्वा के मेटामॉर्फोसिस को क्यों हम स्टडी कर रहे हैं, इसके पीछे क्या इसकी स्पेशलिटी है. सो देयर इज इट मेटामॉर्फोसिस दैट इज रिट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस मींस लार्वा इज मोर डेवलप्ड एज कंपेयर टू द एडल्ट वन. एडल्ट के कंपैरिजन में लार्वा ज़्यादा डेवलप है. लार्वा से जब एडल्ट का फॉर्मेशन होता है तो ये एक डिक्रीजिंग डेवलपमेंट होता है, या आप कहेंगे डेवलपमेंट है क्योंकि ये नेक्स्ट स्टेज में जा रहा है, एडल्ट स्टेज में जा रहा है, लेकिन डिक्रीजिंग है क्योंकि जो भी इसमें स्ट्रक्चर्स हैं, जो भी इसमें ऑर्गन्स का डेवलपमेंट है, वो आपकी कैसा है, एक जो आइडियल होना चाहिए, एक जो स्टैंडर्ड कंडीशंस है कॉर्डेट को डिफाइन करने की, वो इसमें नहीं होती हैं. लार्वा इज बेटर रिप्रेजेंटेटिंग एज अ कॉर्डेट एज कंपेयर टू द एडल्ट. So all these are the structure different stages that shows the retrogressive metamorphosis. इसको हम आगे समझने की कोशिश करते हैं. सबसे पहले हम देखेंगे कि लार्वा के हैबिट्स क्या है, उसकी हैबिटाट क्या है. जस्ट आफ्टर हैचिंग द लार्वा इज फोटो पॉजिटिव एंड जियो नेगेटिव. देखिए ये दो टर्म्स यहाँ पे यूज में ली हुई हैं, फोटो पॉजिटिव एंड जियो नेगेटिव. फोटो पॉजिटिव मीन्स जो लाइट के लिए पॉजिटिव रिएक्शन शो करते हैं, यानी लाइट की तरफ रहना चाहते हैं. ठीक है, तो ये आपके कैसे होते हैं, लाइट में आपको मिलेंगे. एंड जियो नेगेटिव मीन्स ग्रेविटेशनल जो एनर्जी है या ग्रेविटी यानी अर्थ की तरफ जो है ये नेगेटिविटी शो करते हैं, यानी ये बॉटम ड्वेलर नहीं होंगे, ये सबस्ट्रेटम से अटैच नहीं होंगे, फ्री एक्टिव होंगे, अपर सरफेस में रहेंगे, लाइट की तरफ सेंस ज़्यादा शो करेंगे एज कम्पेयर टू द अर्थ. इट कैन नॉट फीड बिकॉज इट्स माउथ इज स्टिल क्लोज्ड बाय द टेस्ट. तो टेस्ट की वजह से इसका माउथ क्लोज होता है, जिसकी वजह से ये फीडिंग नहीं करते हैं. आफ्टर ए शॉर्ट टाइम फ्री स्विमिंग एग्जिस्टेंस लास्टिंग अबाउट 3 to 4 hours द लार्वा बिकम जियो पॉजिटिव, फोटो नेगेटिव एंड स्लगिश. तो इस तरह की जो कंडीशन होती है, जो एक्टिव लार्वा की कंडीशन होती है, ये 3 to 4 hours तक रहती है. इसके बाद में कैसे हो जाते हैं, ये जियो पॉजिटिव यानी नीचे की तरफ ग्रेविटी को अट्रैक्ट करेंगे, फोटो नेगेटिव लाइट से दूर चले जाएंगे, एंड स्लगिश इनएक्टिव लाइक अपनी लाइफ को रखेंगे. It sinks to the bottom, attach itself upside down to a suitable hard substratum by adhesive papilla and undergoes a rapid degeneration or retrogressive metamorphosis to attain the adulthood. तो जब इनका डेवलपमेंट शुरू होता है तो ये कैसे हो जाते हैं, आपके सबस्ट्रेटम से अटैच हो जाते हैं. बाय अटैचमेंट के लिए इनमें क्या होता है, लार्वा में एडेसिव पेपिला प्रेजेंट होती हैं. ये हमने पिछली जो वीडियो था, इसका जो फर्स्ट वीडियो था, उसमें हमने लार्वा के स्ट्रक्चर को ढंग से देखा था. तो इनके हेड रीजन में आगे की तरफ एडेसिव पेपिलास प्रेजेंट होती हैं. देयर आर 3 एडेसिव पेपिलास प्रेजेंट होती हैं, और इन एडेसिव पेपिला की मदद से ये अपने सबस्ट्रेटम से अटैच होता है एंड अंडरगोज अ रैपिड डीजनरेशन और रिट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस टू अटेन एडल्टहुड. According to Beryl, the selection of a suitable habitat is essential as larva may not survive on any other habitat or may get suffocated by the bottom mud and detritus. ठीक है, तो इसके इनके अकॉर्डिंग जो इनकी रिसर्च थी, दे हैव बीन मतलब इन्होंने ये बताया कि अगर इनको सुटेबल हैबिटेट नहीं मिलता तो सफोकेशन की वजह से इनका जो है वो ये नहीं बच पाते हैं. Now this slide is very important. Here I have defined what is the retrogressive metamorphosis. So metamorphosis, meta means after and morph means state. ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इज द शेप चेंज इन फॉर्म ड्यूरिंग द पोस्ट एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट एंड इन मेनी केसेस सिग्नल्स ड्रामेटिक चेंज इन हैबिटेट ऑफ द एनिमल सच एज पेलेजिक टू द बेंथिक एग्जिस्टेंस. तो यहाँ पे क्या होता है, मेटामॉर्फोसिस मतलब आपका बहुत सारी चीज़ों में आपकी स्ट्रक्चर, इंटरनल डेवलपमेंट, ऑर्गन्स, इन सब में वेरिएशन आता है. इसके साथ आपकी हैबिटेट जो है उसमें भी चेंज आ रहा है. तो आपके लार्वाज कैसे हैं, एक्टिव हैं, पेलेजिक हैं यानी सरफेस पे हैं, जबकि आपके एडल्ट कैसे हैं, बेंथिक हैं. बेंथिक मीन्स सरफेस पे है. जो भी एक्वेटिक हैं ये तो पानी जिस भी सी वगैरह में प्रेजेंट है वहाँ पे ये सबस्ट्रेटम से अटैच होते हैं. मेटामॉर्फोसिस ऑफ एसिडियन लार्वा इज यूनिक and begins almost explosively. It involves the transformation of an active, non-feeding, pelagic, lacetotrophic. Lacetotrophic means feed on its own yolk reserve and tail.
लार्वा, ठीक है। तो ये सभी कैरेक्टर्स किसके हैं, लार्वा के हैं। तो इसमें हम क्या कर रहे हैं, एक्टिव है बट नॉन फीडिंग स्टेज है क्योंकि इनका माउथ टेस्टे कवर्ड है। पेलेजिक मतलब सरफेस पे प्रेजेंट है। लेसिथोट्रॉफिक मीन्स जो भी लेसिथिन एक्चुअली योक जो होता है, योक रिजर्व फूड मटेरियल होता है। योक का कॉम्पोजिशन किससे बना हुआ है, इट मे बी प्रोटीन टाइप, इट मे बी ऑफ लिपिड टाइप। तो लिपिड जो इनमें प्रेजेंट होती है वो लेसिथिन प्रोटीन होती है, और इस लेसिथिन प्रोटीन की वजह से इसे हम क्या कहते हैं, लेसिथोट्रॉपिक। ट्रॉफिक मीन्स फूड, लेसिथिन अगर फूड की तरह काम में आ रहा है, यानी योक जो है वो कैसा है, लेसिथिन की फॉर्म में प्रेजेंट है। तो योक रिजर्व को ये ले रहे हैं और टेल इसमें प्रेजेंट है ड्यू टू इट्स एक्टिव मूवमेंट। सच एंड तो इससे ये सब क्या होते हैं, इनमें क्या होते हैं, एडवांस कैरेक्टर्स होते हैं। लाइक नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है, न्यूरोकॉर्ड प्रेजेंट है, स्पेशल सेंस ऑर्गन प्रेजेंट है, ये सारे लार्वाज में प्रेजेंट है। अब ये चेंज किस में हो रहा है, एडल्ट में चेंज हो रहा है। तो एडल्ट के क्या कैरेक्टर्स हैं, एडल्ट कैसे हैं आपके, इनर्ट हैं, सिडेंट्री हैं और सिसाइल हैं, सिंपल है, प्लैंक्टोनिक फीडर हैं क्योंकि माउथ इनमें वर्क कर रहा है तो ये प्लैंक्टोनिक फीडर होंगे। एंड ओनली विद द फेरिंग्स विद स्टिग्मेटा एंड एंडोस्टाइल। एंडोस्टाइल आपके लार्वाज में भी प्रेजेंट होते हैं, बोथ इंडिकेटिंग द कॉर्डेड फीचर ऑफ एडल्ट एसिडियंस, ठीक है। तो ये सारे मतलब हम कहाँ से कहाँ जा रहे हैं, लार्वा में क्या करेक्टर है और एडल्ट में क्या करेक्टर है, इस एक पैराग्राफ में इस पूरी प्रेजेंटेशन को बताया हुआ है। दिस टाइप ऑफ मेटामॉर्फोसिस which shows degeneration or retrogressive changes from larva to adult is called retrogressive metamorphosis। तो retrogressive पैटर्न में हमने क्या देखा कि जो भी लार्वा है उसके एडवांस कैरेक्टर्स से डीजनरेशन होता है और जो एडल्ट बनते हैं उसमें कैसे होते हैं, बहुत ही प्रिमिटिव टाइप के कैरेक्टर्स प्रेजेंट होते हैं। तो रिट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस में हम तीन तरह के चेंजेस की बात करेंगे, रिट्रोग्रेसिव चेंजेस, प्रोग्रेसिव चेंजेस एंड मॉलिक्यूलर चेंजेस। ये तीनों टाइप के चेंजेस जो हैं रिट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस में आपके पढ़े जाते हैं। अब क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाता है, आंसर उसी के अकॉर्डिंग होगा। अगर एक बड़ा क्वेश्चन आता है तो यू हैव टू डिफाइन ऑल द चेंजेस, अदरवाइज आपको पर्टिकुलर किसी चेंज के बारे में पूछा जा सकता है। रिट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस में आप डेफिनेशन देते हैं, साथ में रिट्रोग्रेसिव चेंजेस और प्रोग्रेसिव चेंजेस दोनों को आपको डिफाइन करना होता है एंड इन शॉर्ट आपको उसकी सिग्निफिकेंस भी शो करनी होती है। सो द रिट्रोग्रेसिव चेंजेस में है क्या क्या इन्वॉल्व होता है, रिट्रोग्रेसिव चेंजेस इंक्लूड चेंजेस इन टेल, चेंजेस इन कॉर्डल मसल्स, लार्वल सेंस ऑर्गन एंड एडिसिव पेपिले। रिट्रोग्रेसिव चेंजेस में वो सभी ऑर्गन जो एक एडल्ट लाइफ के लिए ज़रूरी नहीं है, ठीक है, लार्वल स्टेज के लिए ज़रूरी थे तो लार्वा में फंक्शन कर रहे थे, प्रेजेंट थे, लेकिन अगर एडल्ट में उनकी रिक्वायरमेंट नहीं है तो दे गेट डिजनरेटेड। लॉन्ग टेल, क्योंकि हमारा एडल्ट कैसा है, सिडेंट्री है, सबस्ट्रेटम से अटैच है, तो वहाँ पे आपको टेल की ज़रूरत नहीं है, किसी भी तरह की लोकोमोशन की आवश्यकता नहीं है। तो लॉन्ग टेल जो होती है विद कॉर्डल फिन, ये क्या होती है, डिसअपियर हो जाती है। कॉर्डल मसल्स, ठीक है, कॉर्डल एरिया की जरूरत नहीं है। नर्व कॉर्ड, अच्छा टेल में आपके नर्व कॉर्ड नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होते हैं, कॉर्डल मसल्स प्रेजेंट होती हैं, तो दे विल ऑटोमेटिकली गेट डीजनरेटेड बाय द प्रोसेस ऑफ फेगोसाइटोसिस। क्या कुछ सेल्स होती हैं जो कि फेगोसाइटोसिस प्रोसेस को करवाती हैं और इसकी वजह से ये सारा डीजनरेट हो जाता है। Larval sense organs and lots of sensory vesicle is transformed into an adult cerebral ganglia। इसके अलावा जो सेंस ऑर्गन्स इसमें प्रेजेंट होते हैं वो डिस्ट्रॉयड हो जाते हैं, यानी ऑसिलस एंड ओटोलिथ ये डिस्ट्रॉयड हो जाते हैं। एंड सेंसरी वेसाइकल्स जो होते हैं ये सेरिब्रल गैंग्लिया जो एडल्ट में प्रेजेंट होते हैं उसमें ये ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। एडिसिव पेपिलीज जो होते हैं ये डिसअपीयर हो जाती है क्योंकि ये सिर्फ लार्वा को अटैच करवाने में ही हेल्प कर रहे होते हैं। जब एक बार अटैच हो जाता है, सेडेंट्री लाइफ स्टार्ट हो जाती है, तो एडिसिव पेपिला भी डिजनरेट हो जाते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट जो प्रोसेस होता है रिट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस के दौरान, उसमें ये आता है कि एंटीरियर रीजन जो है इनका बिटवीन द पॉइंट ऑफ अटैचमेंट एंड माउथ, ठीक है, तो माउथ और एडिसिव पेपिला के जो बीच का रीजन होता है उसमें ग्रोथ फास्ट होती है, लेकिन जो इनके डॉर्सल साइड और एट्रीपोर वाली जो रीजन होती है वहाँ पे ग्रोथ जो होती है वो स्लो होती है। तो इसकी वजह से क्या होता है, जो एक इनका एडल्ट का जो एक पिक्यूलियर अरेंजमेंट होता है, एंटीरियर डॉर्सल एंड पोस्टीरियर वेंट्रल पोजीशन का जो एक अरेंजमेंट होता है थोड़ा सा डिफरेंट है इनमें,
उसका रीज़न ये होता है कि लार्वल जो स्टेज होती है उसमें ग्रोथ जो होता है वो एसिमेट्रिक होती है। लाइक माउथ वाला रीजन जो है जहाँ से अटैच करता है वो रीजन फास्ट ग्रो करता है। इसी तरह से आपके ओरिजिनल जो डॉर्सल साइड होती है या फिर जो आपका एट्रीपोल वाला रीजन होता है वहाँ पे ग्रोथ कम होती है। इसकी वजह से इनका अरेंजमेंट होता है कुछ इस तरह से होता है। माउथ जो होता है वो 90 डिग्री पे शिफ्ट हो जाता है। Therefore, the final branchial and atrial aperture in the adult represent the original anterior and dorsal side of the larva. ये आपके स्लाइड है जो कि रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस को शो करती है। आप इसमें देखेंगे यहाँ पे जो फर्स्ट स्टेज है, फर्स्ट स्टेज को आप देखेंगे ओवम गेट फर्टिलाइज्ड, देन अनहैच्ड एम्ब्रियो एंड देन हैचिंग होती है और लार्वा का डेवलपमेंट होता है। तो जो टेडपोल लार्वा है उसको कंप्लीटली फर्स्ट जो है आपका इसमें शो किया हुआ है कंप्लीट लार्वा। देन धीरे धीरे क्या होता है, ये एक्टिव है 3 to 4 आवर्स तक ये एक्टिव रहता है और इसके बाद में क्या होता है ये सबस्ट्रेटम से अटैच होते हैं और सबस्ट्रेटम से जैसे अटैच होते हैं तो इनमें आपको कुछ चेंजेस नज़र आ रहे होते हैं। एक तो माउथ वाला रीजन की जो शिफ्टिंग है 90 डिग्री एंगल पे जो ये शिफ्ट होता है वो आपको क्लियरली विजिबल है, ठीक है। इसके अलावा जो गिल स्लिट्स होते हैं वो सिंगल होते हैं, लेकिन बाद में जो लार्वा का डेवलपमेंट होता है उसमें 6 पेयर जो हैं गिल स्लिट्स उनका डेवलपमेंट होता है। इसी तरह से टेल का रिग्रेशन आप देख सकते हैं, जो भी सेंस ऑर्गन्स लार्वा में प्रेजेंट थे उनमें रिग्रेशन यहाँ पे शो हो रहा है क्लियरली। इसके अलावा कुछ स्ट्रक्चर्स जो होती हैं वो नई फॉर्म्ड होती हैं। तो ऑल दीज चेंजेस आर इन रिलेटेड विद द रेट्रोग्रेसिव टाइप ऑफ मेटामॉर्फोसिस। ऐसा नहीं होता है कि सिर्फ रिग्रेशन प्रोसेस ही चलता है, कुछ स्ट्रक्चर्स होती हैं जो कि एडल्ट की स्ट्रक्चर या एडल्ट की लाइफ के लिए ज़रूरी होती है, तो उन सब स्ट्रक्चर्स का यहाँ पे फॉर्मेशन हम देखते हैं। तो प्रोग्रेसिव चेंजेस में क्या नज़र आता है, ड्यू टू द लॉस ऑफ टेल द ट्रंक बिकम पियर शेप्ड एंड 4 लार्ज एक्टोडर्मल एम्पुली ग्रो ऑन इट्स 4 कॉर्नर, ठीक है। टेल जो है वो रिग्रेस हो जाती है, तो इससे क्या होता है जो ट्रंक रीजन आता है वो एक पियर शेप्ड स्ट्रक्चर बनाता है और पियर शेप्ड स्ट्रक्चर के जो 4 कॉर्नर्स होते हैं वहाँ पे वेस्कुलर एम्पुलीज का डेवलपमेंट होता है, एम्पुलीज, ठीक है। प्रेजेंस ऑफ वेस्कुलर एम्पुली as a respiratory organ underneath the ectoderm is a characteristic features of Acidia। जब एक वीडियो मैं शेयर कर चुकी हूँ जिसमें हमने आपके हर्डमानिया और ब्रेंकियोस्टोमा का एक्सटर्नल फीचर्स जो है उनका कंपैरिजन किया हुआ है, वहाँ पे मैंने बहुत अच्छे से इसको एक्सप्लेन किया हुआ है कि एसिडिया में भी स्पेशली जो आपके हर्डमानिया है इनमें एक करेक्टरिस्टिक फीचर होता है प्रेजेंस ऑफ वेस्कुलर एम्पुली। इनकी बॉडी ट्रांसपेरेंट होती है और बाहर से आपको रेड रेड कलर के पैचेस नजर आते हैं। तो ये वेस्कुलर एम्पुलीज का जो सिंथेसिस है वो यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है कि जो पियर शेप्ड स्ट्रक्चर थी उसमें 4 कॉर्नर्स पे वेस्कुलर एम्पुलीज प्रेजेंट होती हैं जिसकी वजह से ये अटैच होता है। बिकॉज ये जो एम्पुलीज हैं ये कैसे वर्क कर रही हैं, अटैचमेंट, ऑर्गन ऑफ अटैचमेंट की तरह वर्क कर रही हैं, साथ ही ये रेस्पिरेशन में भी हेल्प करती हैं। So in 2 or more smaller ectoderm ampullae appears dorsolaterally. An anterior region between the point of attachment and mouth exhibit rapid growth, ठीक है। तो एंटीरियर रीजन ये हम पढ़ चुके हैं, while original dorsal side with atrial stop growth, this cause shifting of mouth through 90 degree angle। तो माउथ क्या होता है आपका 90 डिग्री एंगल पे शिफ्ट हो जाता है जिसकी वजह से बॉडी में थोड़ा सा रोटेशन आता है। इसमें एंटीरियर डोर्सल साइड ऊपर की तरफ होती है एंड पोस्टीरियर वेंट्रल साइड जो होती है वो नीचे की तरफ होती है। Adult neural gland and nerve of the nerve or cerebral ganglia are formed by the neural tube, and the trunk ganglion come to the lie behind the dorsal between the mouth and atrial, ठीक है। तो इसमें 2 तरह के गैंग्लियाज आप देखेंगे, cerebral ganglias and trunk ganglias। Trunk ganglia itself persists as a visceral nerve. With the absorption of taste covering the mouth become functional and filter mode of feeding by the incoming ciliary water current, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, क्या माउथ जो होता है पहले फंक्शनल नहीं होता है लार्वा में क्योंकि टेस्ट के थ्रू कवर्ड रहता है। यहाँ पे क्या होता है डिजेनरेशन प्रोसेस होता है, टेस्ट गेट डिजेनरेटेड और इसकी वजह से माउथ फंक्शनल होते हैं और माउथ के फंक्शनल होने की वजह से दूसरा एक्वेटिक नेचर में होते हैं तो इनमें सीलियरी फिल्टर फीडिंग का प्रोसेस होता है फीडिंग के लिए। इसके अलावा फेरिंग्स को आप देखेंगे, फेरिंग्स ग्रेटली एनलार्ज, डेवलप ब्लड वेसल्स एंड स्टिग्मेटा, मल्टीप्लाई रैपिडली फॉर्मिंग द ब्रेंकियल सैक। Stomach enlarges, intestine elongate and get curved and लिवर यहाँ पे डेवलप होता है, ठीक है। तो स्टमक प्रेजेंट है, लिवर डेवलप है, एट्रियल कैविटी एक्सटेंसिव हो जाती है, सर्कुलेटरी सिस्टम विद हार्ट एंड पेरिकार्डियम डेवलप होता है, गोनाड्स एंड गोनोडक्ट का भी डेवलपमेंट होता है फ्रॉम द लार्वल मीजोडर्म सेल्स एंड टेस्ट और ट्यूनिक स्प्रेड टू कवर एंटायर एनिमल। टेस्ट एंड ट्यूनिक जो कि यहाँ पे भी प्रेजेंट होती है दैट इज मेड अप ऑफ ट्यूनिसिन पॉलीसेकेराइड
उसके थ्रू ये कवर्ड रहती है, बिकम थिक एंड टफ एंड वेस्कुलर एंड अटैच एनिमल बाय फॉर्मिंग फुट इफ नेसेसरी। ठीक है, तो पूरा का पूरा बॉडी टेस्ट एंड ट्यूनिंग का कवर्ड रहता है। एडल्ट की बॉडी जो है वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड रहती है, हेड एंड फुट, सॉरी बॉडी एंड फुट, बॉडी प्रॉपर एंड फुट। तो फुट अगर सबस्ट्रेटम थोड़ा सा सॉफ्ट है तो फुट प्रेजेंट होता है, लेकिन अगर सबस्ट्रेटम हार्ड है तो फुट नहीं प्रेजेंट होता है। बॉडी इटसेल्फ अटैच्ड बाय द बॉडी प्रॉपर। Thus, the foregoing metamorphic changes mark the beginning of sedentary, active feeding, sexual adult life, which soon starts producing gametes, first ova and then last sperm. तो gametes adult जो होते हैं, जैसे ये एडल्ट स्टेज में आते हैं, गैमेट्स का प्रोडक्शन होता है, फर्टिलाइजेशन प्रोसेस एंड देन अगेन इनका लार्वल स्टेज जो होती है वो अज्यूम होती है। मॉलिकुलर चेंजेस में आते हैं कि मॉलिकुलर चेंजेस की बात हम एक्चुअली प्रोटीन लेवल पे करते हैं, जीन लेवल पे बात करते हैं। तो कुछ ऐसे जीन्स होते हैं जो कि इनके लार्वल स्टेज में डेवलप एक्टिव रहते हैं, फंक्शनल रहते हैं, और कुछ जीन्स ऐसे होते हैं जो कि आपके एडल्ट स्टेज में डेवलप्ड रहते हैं या एक्टिव रहते हैं। तो प्रोटीन्स जो होती हैं अकॉर्डिंग टू देयर स्टेज अलग अलग होती हैं। लार्वल प्रोटीन्स अलग होती हैं, एडल्ट प्रोटीन्स अलग होती हैं, एंड दे आर फंक्शनिंग अकॉर्डिंग टू देयर रिक्वायरमेंट, दे आर अकॉर्डिंग टू देयर नीड। They studied the metabolism of protein and nucleic acid and pointed out that some protein synthesis occurs throughout the development, but with the outset of the metamorphosis, extensive degradation of protein begins, followed by rapid synthesis of new protein. Embryological significance of Ascidian tadpole larva में हम बात करेंगे। सिग्निफिकेंस क्या है, हम क्यों इसकी स्टडी कर रहे हैं। लार्वा में कैरेक्टर्स प्रेजेंट हैं, एडल्ट में कैरेक्टर्स प्रेजेंट नहीं हैं, तो इन सब के बेस पे क्या है। द प्रेजेंस ऑफ टेडपोल लार्वा इन द लाइफ हिस्ट्री ऑफ एडमानिया एंड अदर एसिडियंस इज सिग्निफिकेंस इन द फॉलोइंग वेज। सबसे पहले हम बात करेंगे टेक्सोनोमिक सिग्निफिकेंस की। तो टेडपोल लार्वा पजेस ट्रू कॉर्डेड कैरेक्टर्स सच एज नोटोकॉर्ड एंड डॉर्सल ट्यूबुलर नर्व कॉर्ड, ये आपके लार्वल स्टेज में हमें नजर आते हैं, विच आर लैकिंग इन द एडल्ट्स। दस एसिडियन लार्वा प्रोवाइड द क्लू फॉर इंक्लूडिंग एसिडियन अंडर द फाइलम कॉर्डेड। तो लार्वा की वजह से हम एसिडिया को एक कॉर्डेड फाइलम में इंक्लूड कर सकते हैं। विदाउट टेडपोल लार्वा द ट्रू नेचर ऑफ टेक्सोनोमिक पोजीशन ऑफ डिजेनरेटेड sedentary lie adult acidian would have remained uncertain। अगर लार्वल स्टेज को हम स्टडी नहीं करते हैं तो हम उसको क्लियरली कॉर्डेड में कैटेगराइज नहीं कर सकते। फाइलोजेनेटिक सिग्निफिकेंस ऑन द बेसिस ऑफ रिकैपिचुलेशन। व्हाट इज द रिकैपिचुलेशन थ्योरी स्टेट्स? रिकैपिचुलेशन थ्योरी हमें बताती है कि ऑन्टोजेनी रिपीट्स फाइलोजेनी, यानी किसी भी इंडिविजुअल का जो डेवलपमेंट है उसमें पहले उसके एंसेस्टर्स के कैरेक्टर्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं। तो लार्वा जो इसमें बना उसमें एडल्ट के कैरेक्टर्स कॉर्डेड के कैरेक्टर्स प्रेजेंट थे। वो जो 3 डिस्टिंग्विश कैरेक्टर्स आई हैव ऑलरेडी टोल्ड वो सारे इसमें प्रेजेंट होते हैं, लेकिन ये डिजेनरेटेड हो जाते हैं लार्वा में। So the Ascidian larva possessing the chordate features is considered as a relic of the free swimming ancestor vertebrates. Dispersal, again the mode of dispersal जो है उसके लिए लार्वा रिस्पॉन्सिबल होते हैं। एडल्ट एसिडियन बीइंग सेडेंटरी, द फ्री स्विमिंग हैबिट ऑफ द लार्वा प्रोवाइड्स द ओनली मीन ऑफ डिस्पर्सल ऑफ द स्पीसीज। क्या होता है कि ये जो कॉस्मोपॉलिटन नेचर कहते हैं हम इसको, ठीक है। जो आपके एसिडियन है हम कहते हैं दे आर कॉस्मोपॉलिटन इन सी, जितने भी सीज हैं उनकी हर लेवल पे ये प्रेजेंट होते हैं। किस तरह से? एडल्ट तो इनका अटैच्ड रहता है, स्टेशनरी स्टेज में रहता है। इनके जो लार्वा है बिकॉज ऑफ देयर एक्टिव लाइफ उनकी वजह से जो होते हैं डिस्पर्सल होता है। It also provides chance for selecting better site regarding food and protection, thus ensuring the survival of the race. और again हर चीज़ जो है वो evolution में अपने आप को during the course of evolution, during the time period of our life हम अपने आप को fit रखने के लिए बहुत सारी चीज़ें करते हैं। तो इनका जो लार्वा है, लार्वा की एक्टिव जो लाइफ है उसकी वजह से ये इस जगह पे जाके सेटल डाउन हो जाते हैं जहाँ पे इनको फूड एंड प्रोटेक्शन से रिलेटेड कोई इशू नहीं होता, तो फॉर देयर बेटर सर्वाइवल। एम्ब्रोलॉजिकल सिग्निफिकेंस की अगर हम बात करें तो एसिडियन प्रोवाइड द बेस्ट एग्जांपल ऑफ मोज़ेक विद वेल ऑर्गेनाइज्ड, प्री पैटर्न्ड एंड वेल डिफरेंशिएटेड ooप्लाज्म एंड हाईली डिटरमाइंड टाइप ऑफ डेवलपमेंट। ठीक है, मोज़ेक डेवलपमेंट है, डिटरमाइंड टाइप का डेवलपमेंट है, हर एक सेल का फैट पहले से निर्धारित है यहाँ पे। मोरओवर एसिडियंस आर द ओनली कॉर्डेट्स एग्जिबिटिंग ट्रू रिट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस, यानी इनमें क्या होता है ये ट्रू रिट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस का एक एग्जाम्पल शो करते हैं। इसके अलावा सेक्युलिना में भी रिट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस प्रेजेंट होता है।
The egg cortex in the case of SCDN is the site of morphogenetic patterning related to the polar, bilateral, and general organization of the developing egg. Besides this, cleavage in SCDN tends to segregate cytoplasmic territories, histochemical and biochemical properties. तो इन सब ये सारे जो है सिग्निफिकेंस है जिसकी वजह से हम इसकी स्टडी को देखते हैं. और दिस इज नाउ ऑल अबाउट द एसिडियन टेडपोल लार्वा. तो फर्स्ट वी हैव डिस्कस अबाउट द डेवलपमेंट पैटर्न, देन लार्वल स्ट्रक्चर, एंड इस सेकेंड वीडियो में हमने जो रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस से रिलेटेड जितने भी चेंजेस थे, प्रोग्रेसिव चेंजेस, रेट्रोग्रेसिव चेंजेस, मॉलिकुलर चेंजेस, इसके साथ हमने इसकी सिग्निफिकेंस की भी बात की. सो थैंक यू.